गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CHN की क्लासेस, जिसमें हम MCQ के साथ में गोल्डन की पॉइंट को भी रिवाइज करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वैक्सीन विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस कौन सी वैक्सीन की होती है, पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस कौन सी वैक्सीन की होती है। ऑप्शन में दिया है कि OPV की होती है, मीजल्स की होती है, रूबेला की होती है, या टिटनेस टॉक्सोइड की होती है, TT की होती है। तो बताइएगा किसकी होती है। इसमें अपन देखते हैं कि जो 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 OPV होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो 65 to 80% होती है। और जो TT की वो देखते हैं तो TT की जो इफेक्टिवनेस होती है वो कितनी होती है, 70% होती है। वहीं अपन अगर मीजल्स की बात करें तो मीजल्स की कितनी होती है, मीजल्स की होती है 90%। कितनी होती है, मीजल्स की 90% होती है। अगर हम रूबेला की बात करें तो रूबेला की कितनी होती है, 95% होती है। तो अपने ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन का राइट आंसर होगा अपने सी। क्या होगा, सी होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन रूबेला होती है, जिसकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है, 95% होती है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एक, सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन के फेल होने की संभावना कहाँ पे होती है। सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन के फेल होने की संभावना कहाँ होती है। ऑप्शन ए दिया है इसने रीजनल लेवल पे होती है, ऑप्शन बी दिया है इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, सी दिया है PSC लेवल पे होती है, डी दिया है सब सेंटर लेवल पे होती है। बताइए आप, सबसे ज़्यादा वैक्सीन कहाँ पे फेल होती है। भाई सबसे ज़्यादा वैक्सीन वहाँ पे फेल होती है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की संभावना, कोल्ड चेन सबसे ज़्यादा वहीं फेल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की संभावना या इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती जाती हो। इसमें देखिएगा आप लोग कि जो सब सेंटर होता है, सब सेंटर पर वैक्सीन का कैरियर या डे कैरियर में वैक्सीन को स्टोर करते हैं। सब सेंटर पर वैक्सीन किस चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं, या तो वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर में स्टोर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर में वैक्सीन जो है कि कितने घंटे तक स्टोर करके रखते हैं, क्वेश्चन पहले पूछा गया है। देखिएगा इसमें देखिएगा कि जो वैक्सीन कैरियर होता है या डे कैरियर होता है, उसमें वैक्सीन जो है कि 48 से 72 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 48 से 72 घंटे के लिए स्टोर करके रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रख लीजिएगा इस चीज़ को। वैक्सीन कैरियर में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, वैक्सीन कैरियर के अंदर कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वैक्सीन कैरियर के अंदर जो होते हैं कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कितने एस्पेक्ट्स होते हैं वैक्सीन कैरियर में, वैक्सीन कैरियर में जो होते हैं 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डे कैरियर में कितने होते हैं। डे कैरियर की बात करो तो डे कैरियर के अंदर कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो डे कैरियर के अंदर जो होते हैं एस्पेक्ट्स, वो होते हैं 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कितना एस्पेक्ट्स होते हैं डे कैरियर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो है कि सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन फेलियर की ग्रेटेस्ट रिस्क होती है, कहाँ पे होती है, वो होती है सब सेंटर पे होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। देखिए हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन जो होते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन 4 ऑप्शन के भी MCQ यहाँ पे रिजोल्व करते हैं हम। तो अब आप लोग एक MCQ से 4, यानी कि टोटल मिला के आप 5 MCQ, इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, तो कुल मिला के आप यहाँ पे एवरेज एक MCQ से 10 गोल्डन की पॉइंट, कितने, 10 गोल्डन की पॉइंट का रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो ऐसे ही क्लास को आगे कंटिन्यू देखिएगा आप लोग। इस क्लास के अंदर आपको इजी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे MCQ देखने को मिलेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखिए।
आगे का एमसीक्यू देखिएगा, आगे क्या है, A clinical nurse prepare to administer a MR vaccine to 5-year-old child। क्लियर है। 5 साल के बच्चे को MR वैक्सीन लगा रही है नर्स, 5 साल के बच्चे को MR वैक्सीन लगा रही है। तो पूछा है कि कहाँ पे लगाएगी, इसमें रूट ऑफ वैक्सीन का पूछा है कि कौन से रूट से लगाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन ए है, या तो इंट्रामस्कुलर लगाएगी इन एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है। ऑप्शन बी देखिएगा इसमें कि सबक्यूटेनियस रूट से लगाएगी, कहाँ पे, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। कहाँ पे लगाएगी भाई, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, है ना। तीसरा है इसमें सबक्यूटेनियस रूट से लगाएगी, और कहाँ पे लगाएगी भाई, ग्लूटेलियल मसल पे लगाएगी। ऑप्शन डी देखिएगा आप लोग कि इंट्रामस्कुलर लगाएगी, लेकिन कहाँ पे लगाएगी, डेल्टोइड मसल में लगाएगी। कहाँ पे लगाएगी, डेल्टोइड मसल में लगाएगी। तो राइट आंसर दीजिए फटाफट कि राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए कि जो एमएमआर वैक्सीन होती है, मीजल्स, जो एमएमआर वैक्सीन होती है उसको कहाँ पे लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। वेरी वेरी रट लेना आप लोग, है ना। देखिए मीजल्स से याद रखिएगा, मीजल्स में आगे एम आता है, और अपन किस रूट से लगा रहे हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगा रहे हैं, सबक्यूटेनियस रूट। तो क्या याद रखिएगा, मीजल्स क्या करनी है, एमएससी करनी है। क्या करनी है, मीजल्स को एमएससी करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा आप लोग कि मीजल्स को क्या करनी है, एमएससी करनी है। क्लियर है। एमएमआर वैक्सीन जो होती है वो किस महीने पे लगाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि एमएमआर वैक्सीन जो है कि 9 मंथ पे एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा एक प्रश्न और बनता है कि दो वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, दो वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो दो वैक्सीन होती है उनके बीच में कम से कम 6 वीक्स का गैप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो वैक्सीन के अंतर्गत कितने 6 वीक्स का गैप होना चाहिए। कितने मंथ पे एडमिनिस्टर करते हैं इसको, 9 मंथ पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो 9 महीने के बाद जो सेकंड डोज लगाएंगे वो 6 वीक्स के बाद लगाएंगे। क्लियर है। एमएमआर वैक्सीन के बारे में आपने एक को सुना होगा कि ये कैसे होती है, लाइफलाइज्ड होती है। कैसे होती है, लाइफलाइज्ड वैक्सीन होती है। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि एमएमआर वैक्सीन कैसी होती है, लाइफलाइज्ड वैक्सीन होती है। लाइफलाइज्ड का मतलब क्या होता है भाई कि ये जो वैक्सीन होती है ये कैसी होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। कैसी होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। भाई ये पाउडर फॉर्म में होती होगी तो इसको पाउडर फॉर्म में तो नहीं लगाया जाता, पाउडर फॉर्म में तो नहीं लगाया जाता इसको पाउडर फॉर्म में तो नहीं लगाया जाता है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन है कि इसका गुलन किया जाता होगा। क्या किया जाता होगा, इसका गुलन किया जाता होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर करेंगे अपन, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर करेंगे अपन, तो इसको जो है कि स्टेरॉइल वाटर के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है। नंबर 1 चीज़ होती है, क्या होती है भाई, बीसीजी वैक्सीन होती है। क्या होती है, बीसीजी वैक्सीन होती है। बीसीजी वैक्सीन को किसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपन, नॉर्मल सेनाइन के अंदर करते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई एमआर का वैक्सीन है तो एमआर को जो है कि हमेशा किसके अंदर करेंगे, एमआर को जो है कि स्टेरॉइल वाटर के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे, स्टेरॉइल वाटर के अंदर करेंगे। वहीं बीसीजी को किसके अंदर करेंगे भाई, नॉर्मल सेलाइन के अंदर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, क्लियर है। आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिएगा। अगर रूट की बात करें इसके कि एमआर वैक्सीन को किस रूट से लगाया जाता है, एमआर वैक्सीन को किस रूट से लगाया जाता है, तो इसका रूट क्या होगा, अभी अपन ऑप्शन दिया अभी कि सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाएगा। कहाँ पे लगाया जाएगा, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। कहाँ पे लगाया जाएगा, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म पे लगाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर इसके स्टोरेज की बात करें अपन तो मीजल्स वैक्सीन को कहाँ रखा जाता है, तो मीजल्स वैक्सीन को जो है कि डीप फ्रीजर में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, डीप फ्रीजर में रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -20 डिग्री होता है। कितना होता है, -20 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि जो
मीजल्स वैक्सीन होती है उसको कहाँ पर रखा जाता है? डीप फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -20 डिग्री होता है। क्लियर है? आगे देखिएगा। क्लियर है तो आगे देखिएगा। आगे एक और एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है उसको अपन को क्या करना चाहिए? क्या है एमसीक्यू कि जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है उसको अपन को क्या करना चाहिए? फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन को क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शन देखिएगा कि या तो इमर्ज इन हॉट वाटर, गर्म पानी में इमर्ज कर देंगे उसको। ऑप्शन नंबर ए है, क्या है ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर ए है इमर्ज इन हॉट वाटर, या रोल्ड बिटवीन पाम। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है कि रोल्ड बिटवीन पाम अंटिल इट रीचेस ई रूम टेम्परेचर। जब तक इसको अपने पाम के बीच में रगड़ते रहेंगे, कब तक? जब तक कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। तीसरा क्या है ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन है डिस्कार्डेड, कि इसको डिस्कार्ड कर देंगे। चौथा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी कि कीप आउट अंटिल इट रीचेस नॉर्मल टेम्परेचर, इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाती है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर देखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि डिस्कार्ड द वैक्सीन। अगर वैक्सीन जो होती है उसका रियल टेम्परेचर खो देती है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर वैक्सीन रियल टेम्परेचर खोती है तो हमेशा याद रखिए उसको क्या करना चाहिए? अपन को डिस्कार्डेड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? कौन सी वैक्सीन होती है सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन? कौन सी होती है? तो सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती है उसके ऑप्शन देखिएगा आप लोग, कि पर्ट्यूसिस होती है, कि टाइफाइड होती है, कि पोलियो होती है, कि बीसीजी होती है। बताइए कौन सी होती है? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। कौन सी होती है? पोलियो वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रट लीजिएगा इस चीज़ को, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रट लीजिएगा इसको। पोलियो वैक्सीन को कितनी डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि पोलियो वैक्सीन को -20 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। कितने पे? -20 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो वैक्सीन को जो है कि -20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट रिएक्शन माइट अकर ड्यू टू टिटनेस वैक्सीन? टिटनेस वैक्सीन का रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होने पर क्या होगा टिटनेस वैक्सीन में? ऑप्शन देखिएगा इसमें, फेब्राइल सीजर आएंगे, या ब्रेकियल न्यूराइटिस आएगी, हाइपोटोनिक, या एनसीफेलोपैथी होगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? टिटनेस वैक्सीन का प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पिछली बार कंबाइन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, सीएचओ के अंदर भी पूछ सकते हैं। आजकल सीएचओ का सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के बता देते हैं, फिर अपन सिलेबस को जोड़ने में लग जाते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि आप सब कुछ पढ़ के चलिए। इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रेकियल न्यूराइटिस। क्या होगा राइट आंसर? ब्रेकियल न्यूराइटिस होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आप लोग। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने दी थी? ऑप्शन देखो इसमें, लुइस पास्चर ने दी थी, या एडवर्ड जेनर ने दी थी, जॉन स्नो ने दी थी, या एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी? किसने दी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने दी थी? तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं, कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में ज्ञान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से रिलेटेड हर एग्जाम में, आप कौन सा भी एग्जाम देख लेना, चाहे वो एम्स का हो, सीएचओ का हो, डीएसएसबी का हो, ईएसआईसी का हो, कोई सा भी एग्जाम, इस स्मॉल पॉक्स से इम्पोर्टेड 8-10 क्वेश्चन जो भी अपन डिस्कस कर रहेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसमें देखिएगा सबसे पहले जिसमें देखिएगा,
कि स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन होती है वो, सॉरी बाय मिस्टेक, जो स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन होती है वो कौन सी पहली वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? सबसे पहली वैक्सीन जो है कि वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन है। क्लियर है? कब डिस्कवर हुई थी ये भाई, कब डिस्कवर हुई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, कब डिस्कवर हुई थी? तो डिस्कवर इन 1978, डिस्कवर्ड इन 1978। 1978 के अंदर क्या आया था? 1978 के अंदर क्या आया था? इसके अंदर आया था ईपीआई। ईपीआई बोले तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? बोले तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1978 में। कब आया? सॉरी 1974 में आया था। अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें यूपीआई, तो ये कब आया था? 1984 के अंदर आया था, 85 के अंदर आया था। क्लियर है? ये चीज़ें इसलिए बताई है मैंने तीनों कि यहाँ पे 1978 लिखा था, तो आपको हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1978 में जो है कि ये मीजल्स की जो वैक्सीन है, सॉरी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, ये डिस्कवर्ड की थी एडवर्ड जनरल भाई साहब ने। तो 1978 के अंदर और क्या क्या हुआ था, तो उसमें देखिएगा 1978 के अंदर एक प्रोग्राम आया था जिसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। उसके जो एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है ना, ये कब आया था? 1978 में आया था। तो ग्लोबल का कब आया था भाई? ग्लोबल का आया था 1974 के अंदर आया था। 1974 में ग्लोबल आया था। तो फिर यूपीआई कब आया था? तो यूपीआई जो आया था ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 1985 के अंदर आया था। क्लियर है आया तक? ऑप्शन में दे रखा है कि लुईस पास्चर भाई, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। लुईस पास्चर भाई साहब कौन है? तो लुईस पास्चर भाई साहब, इनका कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने क्या किया था? लुईस पास्चर भाई साहब जो है कि इन्होंने जर्म थ्योरी को डिस्कवर किया था। क्या किया था? जर्म थ्योरी को डिस्कवर किया था। जर्म थ्योरी क्या होती है भाई? तो जर्म थ्योरी जो होती है किस कंसेप्ट पे आधारित होती है? तो जर्म थ्योरी जो होती है बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पर काम करती है। किस पे काम करती है? बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पर काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? आगे देखिएगा भाई साहब, अपन जो है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं, जो अपने क्वेश्चन में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? क्वेश्चन में बताया गया है। इन भाई साहब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब क्या काम करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने क्या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, तो एंटीबायोटिक में कौन से एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने पेनिसिलिन, किसको? पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में दे रखा है जॉन स्नो के बारे में। जॉन स्नो के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया था। तो जॉन स्नो जो थे, इन्होंने जो है कि ये क्या कहलाते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जॉन स्नो क्या कहलाते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ। अगर ट्रू फादर की बात करें तो इसमें दो तरह के फादर होते हैं, एक तो मॉडर्न फादर होते हैं, एक ट्रू फादर होते हैं। ट्रू फादर की बात करें तो ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। कौन है भाई ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी? हिप्पोक्रेट्स है। क्लियर है? याद रखिएगा यहाँ पे आप। चलिए आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसका, कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने इन्वेंटेड की थी? तो भाई याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है किसने? एडवर्ड जेनर भाई साहब ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर भाई साहब ने की थी। कब की थी भाई? 1978 के अंदर की थी। कब की थी? 1978 के अंदर की थी। 1978 में क्या आया था? 1978 के अंदर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था। क्या आया था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का एक्सपेंडेड प्रोग्राम आया था। तो 1974 के अंदर क्या आया था भाई? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। क्या आया था? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। तो इससे याद रखिएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 के अंदर आया था। कब आया था? 1985 के अंदर आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अभी बताया है ना गोल्डन की पॉइंट, इनमें से एक ने एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए आप लोग।
आगे देखिए, हम बात कर थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। अभी जस्ट मैंने बताया है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। देखो इसमें आंसर देखिए, सॉरी ऑप्शन देखिएगा आप लोग, 1978 के अंदर आए हैं। 1978 के अंदर आए हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि भाई 1974 के अंदर आए हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भाई कि 1985 के अंदर आए हैं। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1995 के अंदर आए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अभी जस्ट डिस्कस किया है अपन ने, इतनी भूल रहे की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब आया था? 1974 के अंदर आया था। ग्लोबल बोले तो पूरे वर्ल्ड में आया था। कहाँ आया था? पूरे वर्ल्ड में आया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कस, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1974 के अंदर आया था। जो एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, ये कब आया था? तो ये 1978 के अंदर आया था। कब आया था? 1978 के अंदर आया था। एक बात याद रखिएगा, इस दौरान टाइफॉइड वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था। क्या किया गया था? टाइफॉइड वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था, है ना। जो ईपीआई आया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इस दौरान टाइफॉइड वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था, लेकिन मीजल्स की वैक्सीन इस दौरान नहीं थी। क्या नहीं थी? मीजल्स की वैक्सीन इस दौरान नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा कि जो ईपीआई, जो एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था, इस दौरान जो है कि टाइफॉइड वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था, लेकिन मीजल्स वैक्सीन इंक्लूड नहीं थी इस दौरान। क्लियर है? आगे देखिएगा। चलिए आगे देखिए, इस विषय में अपन ने देखा एक्सपेंडेड प्रोग्राम के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम? यूआईपी के बारे में, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था। तो जो यूआईपी प्रोग्राम था वो 1985 के अंदर आया था। कब आया था? 1985 के अंदर आया था। एक और बात याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम के तहत किस वैक्सीन को शामिल किया गया था और किस वैक्सीन को हटाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो इस प्रोग्राम के तहत मीजल्स वैक्सीन को शामिल किया गया था, किसको शामिल किया गया था? मीजल्स वैक्सीन को शामिल किया गया था। और किस वैक्सीन को हटाया गया था? तो टाइफॉइड वैक्सीन को हटाया गया था। किस वैक्सीन को हटाया गया था? कि टाइफॉइड वैक्सीन को हटाया गया था। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ की थीम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डब्ल्यूएचओ की थीम से रिलेटेड है, और एक न एक प्रश्न इससे बनता ही बनता है। चलिए इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें देखिएगा कि 2000 पूछा है इसमें ऑप्शन में कि 2020 की थीम क्या थी। 2020 की थीम के पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है, और वो कहानी अपने नर्सिंग से फील्ड से, नर्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि जो 2020 की थीम थी, क्या वो ये थी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, या ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, क्या ये थी? या सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ, ये थी? बिल्डिंग फेयर हेल्थ केयर वर्ल्ड, ये थी? तो चलिए इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कि जो थीम होती है वो किस दिन दी जाती है। तो जो थीम होती है वो हमेशा कब दी जाती है? 7 अप्रैल को दी जाती है। 7 अप्रैल को क्या किया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है कि हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हेल्थ डे मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल को हमेशा क्या मनाया जाता है? हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इस दौरान क्या करता है? इस दौरान जो डब्ल्यूएच वाला है भाई साहब, उसका डे मना रहे हैं हेल्थ का, तो इस दौरान ये भाई साहब क्या करते हैं? अपनी थीम लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं ये भाई साहब? अपनी थीम लॉन्च करते हैं। क्लियर है? ये हर साल अलग अलग थीम लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दी तो फिर काफ़ी साल तक नहीं करते हैं, हर साल अलग अलग थीम लॉन्च करते हैं। क्लियर है? तो 18 की बात करते हैं हम, 2018 में क्या दिया था? तो भाई डब्ल्यूएचओ ने 2018 में जो है उन्होंने जो थीम दी थी वो दी थी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। क्या दी थी? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। ये कब दी थी? 2018 के अंतर्गत दी थी। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने जो है 2019 में क्या दिया था? तो 2019 की जो इनकी थीम थी वो ये थी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्या? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2019 के अंदर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है कि इन्होंने 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो 2020 में क्या दिया था? सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफी, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफी। अपने क्वेश्चन देखिए, अपने क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है 2020 के बारे में। किसके बारे में पूछा है? 2020 के बारे में पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। राइट आंसर जाएगा इसका सी, कि सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफी। WHO की थीम थी, कब की थी? 2020 की थी। इसके पीछे एक मैंने कहा था कि एक बहुत अच्छी कहानी है। वो कहानी क्या है? वो कहानी क्या है इसके पीछे? कि 12 फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, उनका बर्थ कब हुआ था? 12 मई को उनका बर्थ हुआ था। 12 मई को उनका बर्थ हुआ था। तो इटली में कहाँ हुआ था भाई? इटली में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीके के नाम से प्रश्न काफी बार पूछा गया है। 2020 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। क्या थी भाई? 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। 12 मई 2000 सॉरी 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। 2020 को इनका क्या था? 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इस उपलक्ष्य में WHO ने क्या थीम दी? सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। क्या थीम दी? सपोर्ट्स नर्स एंड मिडवाइफ्स। अगर आप इसी प्रकार सभी सभी नोट्स चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नोट्स की PDF चाहते हैं तो जो थंबनेल पे, जो वीडियो के थंबनेल पे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उन पर मैसेज कीजिए, आप लोगों को ईजिली PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।